हाँ जी भाई, तो चैप्टर चल रहा है हमारा क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसकी अपन ने क्या क्या देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, हाँ, और अब क्या चल रही है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अपन कितनी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, 5 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहले हमने क्या देखा था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर एसिड्स, है ना। अब चलेगा अपना रिएक्शन विद एसिड, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, फाइनल बैटल करवा देंगे दोनों की कि आ जाओ आप तुम दोनों। पहले इसकी देख ली कि भैया कितना ताकतवर है, फिर इसको देख लो कि कितना ताकतवर है दोनों की, और फिर ये ले भैया तुम दोनों आ जाओ फाइनल में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। चलो ठीक है, तो देखिए आज देखेंगे अपन क्या, रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो हम अब तक जितना भी पढ़ा अपन ने उसमें अपन ने देखा कि मेटल तो ऑलमोस्ट सभी से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन से भी बढ़िया कर ली उसने तो, ठीक है, हार्ड वाटर से भी कर ली थी उसने तो, ठीक है ना। वाटर में भी हमने अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं बनाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज़ में अपन ने देखा था कि जो ऊपर वाले होते हैं वो तो फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं वाटर से, नीचे वाले बिल्कुल भी नहीं करते, जिसमें गोल्ड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आ जाता है। ठीक है ना, वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। और जो बीच वाले थे हमारे आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है ना, ये करते हैं, बट ये कंडीशन लगा देते हैं कि भैया ये होगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए भाई, और वाटर तो और सॉरी नॉन मेटल तो वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल नॉन, अब तक अपने नॉन मेटल की रिएक्शन देखी सिर्फ ऑक्सीजन से इसने ठीक ठाक रिएक्शन करी है, बाकी ऑलमोस्ट किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर से तो बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है ना, एसिड से करेगा बट कंडीशन लगाएगा, बाकी और किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा ये। ठीक है ना, चलिए तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि मेटल की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, एसिड से। और सेकंड पॉइंट में अपन नॉन मेटल की रिएक्शन करवाएंगे, किससे, एसिड से। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट देखिए भाई, तो फर्स्ट पॉइंट में जब मेटल एसिड, हालांकि ये अपन ने किस में पढ़ा हुआ है, एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई थी मेटल से। नॉन मेटल से वहाँ से मतलब ही नहीं था, क्योंकि नॉन मेटल रिएक्शन करता ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है उसको पढ़ने से। तो एसिड की भी करवाई थी मेटल से और बेसिक की भी करवाई थी मेटल से, और रिजल्ट दोनों में ही सेम मिलता है। ठीक है, तो देखिए भाई मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है। HCl जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक क्या है, एसिड है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मतलब है कि घुला हुआ है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है ना, तो जिंक जब HCl से रिएक्शन कर रहा है तो देखिए जिंक ने क्या किया, H को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Cl को ले गया ये, है ना, इसको भगा दिया और Cl को ले गया, यानी कि जिंक के पास पैसा ज़्यादा है तो Cl ने इसको छोड़ के इसके साथ चली गई। ठीक है, चलिए भाई, तो बन गया क्या, जिंक क्लोराइड, एक घुला हुआ मिला ये एक्वा से। ठीक है, और हाइड्रोजन अकेली रह गया, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से आयरन ने भी रिएक्शन करी, किससे, HCl से, तो क्या हुआ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन से रिएक्शन कर ली, हाइड्रोजन अकेली रह गई, गैस बन गई। ठीक है, चलिए देखो बैलेंस्ड अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था, है ना, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन का लिखने का बच्चे अक्सर क्या समझते हैं, बस यहाँ आगे नंबर लिखना है, कोई समझते हैं आगे जो नंबर लिखे होते हैं ना, ये 2 ऐसा, है ना, इन्हीं को ही बैलेंस करना समझते हैं वो लोग, जबकि ये गलत है। इनके अलावा जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, सॉलिड, एक्वस, गैस, ये भी बैलेंसिंग में आता है। इसके अलावा यहाँ एरो के ऊपर जो हीट लिखा होता है, ठीक है ना, और वो कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना, ये सब लिखना ही पूरा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी रहती है कि हमें इनकी स्टेट का पता चलता है, इनकी कंडीशन का पता चलता है कि कौन सॉलिड है, कौन एक्वस है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, ये भी हमें पता चलता है, और कौन प्रेसिपिटेट है। तो ये कब पता चलता है, जब इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होती है। ठीक है,
ठीक है। तो ये मेटल की रिएक्शन हो गई किससे, एसिड से, और ये एग्जाम्पल हो गए इसके। नोट देखो, ये वाला नोट हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था, ठीक है, कि भैया मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करके, या एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक एसिड ऐसा भी है जो कि ज़िद्दी है, क्या, कि भैया नहीं दे रहा मैं तो क्या, हाइड्रोजन गैस, कर लो तुमको जो करना है वो, ठीक है। एक ऐसा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करके क्या नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, तुमको जो करना है वो कर लो। वो कौन, और वो नोट में आ गया ना, इम्पोर्टेंट है वो कौन होता है, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। जब HNO3 जो है वो रिएक्शन करता है किससे, मेटल से, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में ये है ना, तो ये क्या देता है, मेटल सॉल्ट बनाएगा। इसके अलावा एक गैस बनाएगा, वो कि इन तीनों में से कोई एक गैस होती है, NO2 का याद रखना है। NO2 के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हमने लेड वाला क्वेश्चन किया था, लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या क्या निकलता है ना तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो उसमें जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, उसमें क्या निकलती है, एक गैस निकलती है, फ्यूम निकलता है, मतलब फ्यूम बोलते हैं, गैस निकलती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। वो कौन सा कलर, वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। बस समझ में आ गई, तो इस पर याद रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस, और ये NO2 है, ठीक है ना। तो जब नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्शन करेगी तो इन तीनों में से कोई एक बनेगा, इन तीनों में से कोई एक गैस बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस निकली क्या, नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का कहना है कि भैया मैं नहीं दूंगा हाइड्रोजन गैस, तुमको जो करना है वो कर लो, ठीक है ना। अब फिर किसी ने पूछा क्यों नहीं देना चाहते भाई साहब, तो इसने फिर फिर इसने जवाब दिया कि भाई मैं देता तो हूँ, हाइड्रोजन गैस निकलती तो है, बट ये क्या है, बहुत ही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे अच्छा वाला, क्योंकि इसके पास 3 ऑक्सीजन है। तो ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरों में ऑक्सीजन ऐड कर देता है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, जिससे वो हाइड्रोजन गैस क्या बन जाती है, पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। बात समझ में आ गई। तो HNO3 क्या है, एक अच्छा सा, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट चूँकि अगर ये ज़िद्दी है तो इससे भी बड़े ज़िद्दी हमारे पास हैं, ठीक है, मेटल, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो 2 मेटल ऐसे भी हैं जो कि इससे ज़्यादा ज़िद्दी हैं, जो इससे क्या निकलवा लेते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलवा लेते हैं, ठीक है। जो कि कौन कौन है, नोट में आ जाता है अपने, इम्पोर्टेंट है, मतलब ये दोनों क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज़। ये 12 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, इसका नंबर है 25। ये दोनों में से कोई एक जब इससे रिएक्शन करता है, या दोनों जब इससे रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, जम जाते हैं ऊपर बाकी और डिटेल में अपन के सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लास में सीखते हैं, ठीक है ना। अभी समझाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, समझने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए बात समझ आ गई। देखो इसी वाले टॉपिक में देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आ रही है हमारे पास, एक्वा रिजिया, जिसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं। देखो जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी उसमें नीचे वाले में देखा था अपन ने, नीचे अपने पास क्या रहता है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये 3 ऐसे मेटल हैं जो कि क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते भाई साहब, है ना। आप एसिड में डाल दोगे ना, हमारा सबसे खतरनाक एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है। इसमें भी डाल दोगे आप तो भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होती है, जाओ कर लो जो करना है, ठीक है ना। नहीं कर रहे हैं हम रिएक्ट, ठीक है। चलिए बिल्कुल आराम से ऐसे पड़े रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलिए लेकिन हम चूँकि इंसान हैं, हमारी फितरत है किसी भी चीज़ को नेचुरल ना रखना, उसमें कुछ ना कुछ कुचन्ने करते रहना, है ना, उंगलियां करते रहना इधर उधर, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही काम है हमारा। तो एक्वा रिजिया बना दिया हमने, जिसको हमने क्या कहा, रॉयल वाटर। तो जो भाई साहब गोल्ड और प्लेटिनम जो कि किसी में भी रिएक्शन नहीं करते हैं, हमने ऐसी चीज़ बना दी जो इनको भी क्या कर देंगे, गला देते हैं, ठीक है। तो बनाया हमने क्या भाई, एक्वा रिजिया या रॉयल वाटर, जो कि क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर होता है
जो कि कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड HCl लेना है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है, देखिए पहले भी मैंने समझाया है, कोई बात नहीं, एक बार और समझो आप, ठीक है, भूल जाते हैं, इंसान है अपन। देखो भैया, डाइल्यूट, ठीक है, 2 वर्ड याद रखिए, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला हुआ, पतला कर दिया उसको अपन ने। जैसे कि नींबू का रस निकाला आपने, ठीक है, नींबू का जूस निकाल लिया गिलास में, अब उसको पी लो आप। पी सकते हैं क्या? पी सकते हैं, लेकिन मज़ा आ जाएगा, है ना, पूरे चेहरा ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप चेहरे को नॉर्मल रख सकें, ठीक है ना, आपका एक्सप्रेशन बिगड़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप उसको पानी डाल के पियेंगे तो आराम से पी सकते हो, बल्कि इन्जॉय करके पियेंगे, उसको एक एक सिप करके पियेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो पावर थी, जो उसका खट्टापन था, वो क्या हो गया? कम हो गया। उसकी ताकत, उसकी पावर हमने क्या कर दी? कम कर दी। उसकी स्ट्रेंथ क्या कर दी हमने? कम कर दी। बात समझ में आ गई? तो डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला हुआ, ठीक है ना, यानी कि उसकी पावर हमने कम कर दी। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है बिना पानी मिला हुआ, एज इट इज़। जैसे कि आपने नींबू का रस निकाला, अब एज इट इज़ जो वो है ना, वो कंसनट्रेटेड है, फुल पावर के साथ है वो। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से HCl, जो कंपनी में हमने HCl बनाया वो बिल्कुल HCl है, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पर डाइल्यूट लिखा हुआ है, जैसे कि ये HNO3 डाइल्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी मिला हुआ है ये, ठीक है ना, इतना खतरनाक नहीं। जैसे कि HCl है, अभी HCl बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि एक बूंद अगर हाथ पे गिर जाए तो वो एज इट इज़ निकल जाएगी और एक छेद बन जाएगा जिसमें से अपन आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना, इतना खतरनाक होता है HCl। लेकिन उसी में अपन ने मान लीजिए कि 2 ढक्कन या एक ढक्कन ले लिया अपन ने, एक इतना सा हमने HCl ले लिया और 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें हमने डाल दिया। अब मे भी वो अगर हमारे हाथ पे गिरे तो इतना ज़्यादा नुकसान ना करे, या फिर बिल्कुल भी ना करे। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया, ठीक है ना, उसकी पावर को हमने कम कर दिया। समझ में आ गई बात? चलिए तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। तो अब अगर हमें इतना खतरनाक वाला जो वाटर बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या हम डाइल्यूट लेंगे क्या? हमें एक ऐसा एसिड बनाना है, एक ऐसी चीज़ बनानी है, एक ऐसा एसिड बनाना है दुनिया का सबसे खतरनाक, कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर दे? गला दे। तो क्या डाइल्यूट लेकर के बना सकते हैं क्या उसको? नहीं ना। तो क्या लेना पड़ेगा? भाई आपके सामने वही बहुत खतरनाक वाला दुश्मन है, वही बहुत खतरनाक वाला दुश्मन है, जिस पे आप बंदूक चला रहे हो, है ना, तलवार चला रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब जो आप उसको बनाने के लिए जो हथियार बनाओगे, तो क्या छोटी मोटी चीज़ों से मिलकर के बनाओगे क्या? वो खतरनाक बड़ा तोप बनाओगे ना, उसको इतना बड़ा गोला लेना पड़ेगा आपको, या आप छोटी छोटी सी गोलियां लेकर के बनाओगे, चलो छोटी छोटी गोलियां मारो, हैं? नहीं ना। तो बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ें लेनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने डाइल्यूट ना लेकर के क्या लिया? कंसनट्रेटेड HCl ले लिया, और क्या ले लिया? कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये रहा, ठीक है ना। तो कंसनट्रेटेड HCl ले लिया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया, HNO3, दोनों को मिलाया, वो भी किस रेशो में मिलाया? 3:1 में, यानी कि 3 चम्मच HCl लोगे तो 1 चम्मच ये लोगे, या 3 कटोरी ये लोगे तो 1 कटोरी ये लोगे, या 3 लीटर ये लोगे तो 1 लीटर ये लोगे, ठीक है, तब जा करके, हाँ, है ना। तो 4 इस तरीके से 4 लीटर बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो जो बना उसको क्या बोलते हैं अपन? रॉयल वाटर या फिर एक्वा रीजिया। ये इतना खतरनाक होता है, इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, PT, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जब गोल्ड प्लेटिनम को गला रहा है तो फिर सिल्वर कहाँ है? सिल्वर तो वैसे भी वो रिएक्शन कर लेता है। तो आप चांदी के जो सामान पहनते हो, काले नहीं पड़ते क्या? वो काले पड़ जाते हैं। काले क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है पानी से, ऑक्सीजन से, ठीक है ना भाई। गलने का मतलब क्या हुआ इनका? इनके गलने का मतलब है रिएक्शन कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। और चांदी तो वैसे ही रिएक्शन कर लेता है ना, बस कम करता है लेकिन कर लेता है, ठीक है। आगे देखो भाई, सेकंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड, ठीक है। तो ये नॉन मेटल तो वैसे किसी रिएक्शन नहीं करते, एसिड से कर रहे हैं तो आसानी से नहीं करेंगे। तो इनको रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक तो हीट करते रहना पड़ेगा, ठीक है,
और उसके अलावा हमें कंसनट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा, प्योर एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कि भैया हम पहले बात तो करना ही नहीं है, शायद तुम जावर ले खा मत तू, ले कर ले भाई कर ले, ठीक है करेंगे, लेकिन कंटिन्यू क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। और एसिड जो लेना पड़ेगा वो क्या लोगे, कंसनट्रेटेड लोगे। तू करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, नहीं तो तुम्हारा मेरे को मतलब नहीं है, करवाओ तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। तो ठीक है भाई कर ले, ठीक है। तो एसिड से रिएक्शन नॉन मेटल कब करेगा, जब आप उसमें हीट दोगे और कंसनट्रेटेड एसिड लोगे। यानी कि आपने एक बीकर ले लिया, उसमें कंसनट्रेटेड एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड आप HCl ले लो जैसे कि, है ना, उसमें नॉन मेटल डाल दिया, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, आपको हीट करना, हाँ हीट भी करना पड़ेगा साथ में, ठीक है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि सल्फ़र लिया आपने H2SO4 में डाल दिया इसको, कौन कैसे लिया H2SO4 कंसनट्रेटेड, और हीट भी कर रहे हो साथ में, तो क्या बनाएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाएगा। इसी तरीके से सल्फ़र का रिएक्शन करवा दिया हमने, ये क्या लिख दिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, कंसनट्रेटेड है, हीट कर रहे हैं, H2SO4 बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, देख लीजिए, रेडिश ब्राउन वेपर, ठीक है, धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, जो कि कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने थर्ड पॉइंट भी देख लिया, रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। हाँ जी, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट, ठीक है। मेटल सॉल्ट जो रिएक्शन, देखो इससे पहले वाला जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था थर्ड, ठीक है, वो एसिड वाला, वो था कौन से चैप्टर का, चैप्टर 2 एसिड और बेस का, उसमें भी पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। चलिए, और ये वाला कौन से चैप्टर का है, ये वाला पॉइंट फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक मेटल सॉल्ट जो होगा उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये वाला मेटल, तो वो मेटल इस वाले मेटल से, मतलब मेटल सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और ये वाला मेटल इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे कि देखिए मेटल A, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, ठीक है, तो यहाँ पर मेटल A आ जाएगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A, ठीक है ना। जो सॉल्ट है वो किसका बन जाएगा, A का बन जाएगा, है ना, और B जो है वो निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, ये B यहाँ से निकल गया। इसको एग्जांपल देखो, कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या है, एक मेटल है। यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ये क्या एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ठीक है। कॉपर क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दिया, तो क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। तो अब ये जो सॉल्ट बन गया, ये कौन सा वाला बन गया, कॉपर का बन गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कॉपर का नाइट्रेट बन गया, कॉपर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, और सिल्वर जो है वो अलग निकल गया। तो इसने सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए क्या बन गई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब फाइनल मेटल आ गई हमारी, मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये सीखना है कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे ही क्यों, ठीक है, यहाँ पर ये सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, देखिए उसको सीखने के लिए हमें ये जानना है कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इनके डेफिनेशन ही इनका आंसर दे देगी कि ये रिएक्शन क्यों करना चाहते हैं। देखिए मेटल मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो कि डिनोट करते हैं या डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने का मतलब
दे देते हैं, दान दे देते हैं। क्या दे देते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। और क्यों दे देते हैं? फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब वो स्टेबल होना चाहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान, हर चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है, ठीक है ना। संतुलन चाहती है अपनी ज़िंदगी में, है ना। डगमगाए ज़िंदगी नहीं चाहता कोई भी, बेचैनी कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं मन में, ठीक है ना। उसी तरीके से एलिमेंट भी मन में शांति चाहते हैं, ठीक है। तो इनको शांति तभी मिलती है जब इनके आउटर मोस्ट शेल में, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए? 8 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये या तो इलेक्ट्रॉन दे करके या फिर ले करके करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी, अब दो कंडीशन हो गई हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन देना या फिर इलेक्ट्रॉन लेना। तो डेफिनेशन इस हिसाब से हमने मेटल की डेफिनेशन दे दी। क्या दे दी? कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम क्या बोल देंगे? मेटल बोल देंगे। और जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोल देंगे। बात समझ में आ गई? अगर मैं अभी आपसे पूछता कि मेटल क्या होते हैं बताओ, तो अब तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप उसकी डेफिनेशन क्या देते? वेरी गुड। मेटल्स वो होते हैं जो लस्टर होते हैं, है ना, जिनके पास चमक होती है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। यही इसकी डेफिनेशन होती। बट अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए ये वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? केमिकल वाली डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो केमिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? कि जो भी एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल किसे बोलेंगे फिर? जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। तो ये रहा नॉन मेटल। एलिमेंट्स विच गेन और शेयर। अब यहाँ पर शेयर भी लिखा हुआ है मैंने, है ना, कि नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं और शेयर भी करते हैं। शेयर वाली चीज़ हम पढ़ेंगे कहाँ पर? अभी थोड़ा समझा दूंगा मैं, बाकी चैप्टर 4 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, गेन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, उन्हें हम वो काय के लिए लेते हैं? फॉर स्टेबिलिटी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोल देते हैं। एग्जांपल देख लो मेटल का, जैसे कि सोडियम है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281, ठीक है ना, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं है पता है तो अभी समझाऊं? चलो देखो, हमारे पास एटम जो होता है, ठीक है, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? बीच में न्यूक्लियस होता है और इस आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यही पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ के रखता है? क्यों पकड़ के रखता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए और होता कैसा है? ये 3D शेप होता है ना, बाहर निकालेंगे तो ये न्यूक्लियस है, ऐसा बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। अब फिर जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। तो शेल का नाम दिया हुआ है हमने। जो फर्स्ट शेल होता है उसका नाम बोलते हैं अपन के, जो सेकंड शेल होता है उसका नाम देते हैं एल, और जो थर्ड शेल होता है उसका नाम देते हैं अपन एम। क्या देते हैं? एम, ठीक है। थर्ड शेल का नाम क्या होता है? एम, KLM, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर, ठीक है ना।
ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे जानना है कि जो फर्स्ट शेल है के वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्जी से ही जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भर दो, ये इलेक्ट्रॉन पकड़े और ये फेंक दिए, चलो जहाँ जहाँ चलेगी वो वहाँ चलेगी, ऐसा नहीं है, एक फिक्स रूल है। तो देखिए फर्स्ट शेल क्या है हमारे पास, देखिए के है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 1, क्योंकि फर्स्ट शेल है ना ये, इसलिए एन, ये जो एन है ना, एन की वैल्यू कितनी हो गई 1। एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल, क्या है तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल क्या है, एक ही है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एन 1 की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, इसका मतलब के वाले शेल में, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एल के लिए एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर तो ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। इसी तरीके से एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, थर्ड शेल है क्योंकि ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, तो ये 2 3 और ये स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमने हाँ नहीं और भी होते हैं, वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आपकी बड़ी क्लास भी जो है वो 3 या 4 शेल में ख़त्म कर जाएंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा शेल में अपन जा ही नहीं पाते ठीक है ना, मतलब हमारी स्टडी वैसे तो होती है, बहुत सारे शेल होते हैं, ठीक है, आगे भी होते हैं, आप बड़े क्लास में पढ़ोगे। तो स्टेबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन पर हो जाती है, तो इसका मतलब देखो है ना, स्टेबिलिटी कितने पे होती है, फर्स्ट शेल तो सिर्फ 2 पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन ध्यान देते हैं अपन 8 पे। तो स्टेबिलिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन पर, कितने 8 इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि जो बाहर वाला शेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई समझो बात को अब ये समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो देखिए अगर अपन सोडियम की बात करें, किसकी सोडियम की बात करें, Na, इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 होंगे। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, पहले शेल में। दूसरे शेल में एल में 8 आ गए, ठीक है, और थर्ड शेल में कितने रह गए 8 और 2 10 हो गए, बचा कितना 1, तो 1 ही तो आया इसका। तो इसी को अपन जो शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना अपन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में आ गए और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आखिरी वाले शेल देखो, बाकी अंदर के शेल तो पूरे कंप्लीट हैं, भरे हुए हैं, इन सब का पेट भरा हुआ है, बाहर वाले का नहीं भरा हुआ। बाहर वाले को भी कितना चाहिए 8 चाहिए, या तो अब 1 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इजी क्या होगा, देना आसान होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से दे देगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, अपने अंदर से निकाल दिया, तो ये वाला शेल ख़त्म हो गया, बचा क्या सिर्फ 2 ही शेल। और अब जब बाहर वाला शेल वो हो गया, वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया उसका कंप्लीट काम, ठीक है। चलिए इस तरीके से यहाँ देखिए सल्फ़र सल्फ़र का कितना होता है 16 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में कितना आ गए 8 आ गए, और जो लास्ट वाला है उसमें कितने आ गए 8 और 2 10 भाई 16 होता है ना इसका, सल्फ़र का कितना होता है 16, तो लास्ट में 6 आ गए। कितना करना है इसको 8 करना है। चलिए
तो ऐड करने। अब या तो ये 6 दे दे या फिर 2 ले ले, तो क्या करेगा? 2 ले लेगा। 2 ले लेगा। तो इसके पास 6 हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे? ले लिए। तो कितने हो गए? 2 8 8, ठीक है ना। जब देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जब लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। चलिए क्यों आता है ऐसा वो भी देख लो। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट खत्म कर दिया, तो वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए, प्रोटॉन 11 हो गए, तो इफेक्ट किसका ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन, यानी कि प्लस का ज़्यादा हो गया। इसीलिए पूरे पर क्या जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। चलिए, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। नोट देखो, एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनों को दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस तरीके से डॉट बना लो या फिर क्रॉस बना लो, ठीक है। वो भी किस में? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में। जो सबसे बाहरी वाला शेल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, वो कैसे दिखाओगे? या तो डॉट से या फिर क्रॉस से। सोडियम में सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 1 डॉट से दिखा दिया। कैल्शियम में सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट से दिखा दिया। डॉट से भी दिखा सकते हो और क्रॉस से भी, यहाँ क्रॉस भी बना सकते हो आप, ठीक है। नाइट्रोजन में बाहर कितने शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, हमने 5 क्रॉस कर दिए।